रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। निजीकरण के खिलाफ 10 जून से आंदोलन करेगा भारतीय मजदूर संघ। जी हां दोस्तों, निजीकरण के विरोध में 10 जून को देशव्यापी प्रदर्शन, सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ भारत बचाओ के बैनर तले आयोजन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित मजदूर इकाई भारतीय मजदूर संघ निजीकरण के विरोध में 10 जून 2020 से देशव्यापी आंदोलन शुरू कर रहा है। संगठन का नारा होगा सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ भारत बचाओ। 10 जून को बीएमएस पीएसयू इकाई में पूरे दिन धरना प्रदर्शन करेगा, साथ ही विरोध सभाएं आयोजित करेगा। जाहिर है भारतीय मजदूर संगठन समय समय पर मजदूरों के हक के लिए अपनी आवाज उठाता रहता है। इससे पहले श्रम कानून में बदलाव के खिलाफ भी इस संगठन ने देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की बात कही थी। पिछले महीने कुछ राज्यों ने श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं। मजदूर संघ इन बदलावों की खुली मुखालफत कर रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने भी देशव्यापी आंदोलन का फैसला लिया है। आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने एकजुटता के साथ यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात में लाए गए मजदूर विरोधी अध्यादेशों और अन्य लेबर मुद्दों के खिलाफ लड़ाई में देशव्यापी आंदोलन का फैसला किया है। ट्रेड यूनियंस भी श्रम कानून पर सरकारों के रुख से खुश नहीं है। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र यानी CITU भी इन फैसलों के खिलाफ उतर आया है। वहीं पिछले महीने बीएमएस ने प्रवासी मजदूरों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बीएमएस ने अमित शाह से अपील की कि वे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए 5 स्तरीय रणनीति अपनाएं, जिससे जहां वे फंसे हैं उन्हें काम मिले ताकि उनकी आर्थिक तंगी कम हो। वहीं सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि जो मजदूर रास्ते में हैं वो अपने घर तक पहुंच जाए। भारतीय मजदूर संघ ने अपील की कि जो मजदूर अपने कार्यस्थल के करीब हैं उनको काम दिया जाए। ये एक्सपोर्ट यूनिट, कंस्ट्रक्शन साइट्स और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को खोलने की अनुमति देकर किया जा सकता है। बीएमएस के अनुसार जो प्रवासी श्रमिक घर पहुंच चुके हैं उन्हें मनरेगा के तहत तत्काल रोजगार प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह एक पखवाड़े या एक महीने के लिए उनके घर के आसपास रोजगार पैदा हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा उपदेश देने वाली सरकार श्रमवीरों को लाठी से पिटवाती है। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार प्रवासी शब्द की नैतिकता पर उपदेश देती है, लेकिन जब मौका मदद की होती है तो उन्हें लाठी से पिटवाती है, पैदल चलने पर मजबूर करती है। उन्होंने कहा है कि 15 साल से एक सुई का कारखाना नहीं लगने वाली सरकार अब लफाजी कर रही है। मुसीबत की घड़ी में सरकार ने राज्यवासियों को छोड़ दिया, उन्हें बिहार नहीं घुसने और आने पर वापस भेजने की धमकी दी। क्वारंटाइन सेंटरों में मजदूरों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया गया। क्वारंटाइन सेंटरों में खाने में सूखा भात, नमक और मिर्च परोसा गया। बिहार आने पर श्रमवीरों का लाठी डंडों से स्वागत कराया जाता है, जबकि दूसरे प्रदेश अपने श्रमवीरों का फूलों से स्वागत कर रहे हैं। सरकारी खामियां बताने पर अधिकारियों द्वारा श्रमिकों पर अत्याचार किया जाता है। मुख्यमंत्रियों को श्रमवीरों से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व सीएम भोला पासवान के परिवार की सहायता की तेजस्वी ने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के परिजनों से बात कर उन्हें तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता दी, साथ ही पर्याप्त मात्रा में उनके घर राशन भी भिजवाया। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि मीडिया से उन्हें जानकारी मिली कि स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री का परिवार लॉकडाउन के दौरान खाने को मोहताज है। सूचना मिलने के बाद उन्होंने तुरंत उनके परिवार से बात कर आर्थिक सहायता और पर्याप्त राशन पहुंचवाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव 2020, राजस्थान सीएम गहलोत का ट्वीट, गुजरात में हॉर्स ट्रेडिंग में जुटी भाजपा। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने देश में राज्यसभा की 24 सीटों के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। राजस्थान, गुजरात समेत विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की सीटों के लिए 19 जून मतदान होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक उठापटक भी तेज शुरू हो गई है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। गहलोत ने गुरुवार को एक ट्वीट करते हुए भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि विपक्षी विधायकों को किसी भी तरह से लुभाना और सीटें हथियाना इस पार्टी का एकमात्र गेम प्लान है। गहलोत ने ट्वीट किया कि भाजपा फिर से अपनी जांची परखी रणनीति का उपयोग कर रही है, जो राज्यसभा चुनावों से पहले गुजरात में हॉर्स ट्रेडिंग में जुटी है। यह राज्य में सीटें जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बता दें कि राजस्थान में भी 10 में से 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। 4 प्रत्याशी
चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल व नीरज डांगी और भाजपा ने राजेंद्र गहलोत व ओंकार सिंह लखावत को प्रत्याशी बनाया है। राज्यसभा चुनाव 2020 में राजस्थान का गणित राज्यसभा चुनाव 2020 में राजस्थान की दोनों सीटों के लिए 51 वोट चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पास निर्दलीय विधायकों समेत 125 वोट हैं। इसी को लेकर पिछले 2 दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट नंबर गेम प्लान तैयार करने में जुटे हैं। हालांकि कांग्रेस अपनी दोनों सीटों पर जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। यहां तक कांग्रेस के पास सरप्लस वोट है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का तंज, जुमले बेचने में भाजपा आत्मनिर्भर, राज्यसभा सीट के लिए हमारे विधायकों पर निर्भर। जी हां दोस्तों, गुजरात में आगामी राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने तंज कसते हुए कहा है कि राज्यसभा के चुनाव का मामला हो तो भाजपा आत्मनिर्भर नहीं है। जयवीर शेरगिल ने ट्वीट कर लिखा, जुमले बेचने हो तो फिर भाजपा आत्मनिर्भर है, लेकिन अगर राज्यसभा की सीट सुरक्षित ना हो तो वो कांग्रेस के विधायकों पर निर्भर है। उन्होंने कहा है कि देश की आर्थिक स्थिति गर्त में है और भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। क्या भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त करने का हुनर का इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी करेगी? गुजरात में राज्यसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस के 2 विधायकों ने दिया इस्तीफा। कोई पार्टी इतने नीचे भी जा सकती है? कांग्रेस की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि गुजरात में बीजेपी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में सफल नहीं हो रही है, लेकिन विधायकों के खरीद फरोख्त पूरी तरह से चल रहा है। क्या कोई भी सरकार या पार्टी इस हल्के स्तर पर भी जा सकती है? कांग्रेस ने भाजपा को बेशर्म कहा है। 19 जून को है राज्यसभा चुनाव। गुजरात में 4 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने हैं। 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों उतारे हैं। बीजेपी ने अभय भारद्वाज, रमीला बारा और नरहरि अमीन को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव से पहले कांग्रेस के 2 विधायकों अक्षय पटेल और जीतू चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा है कि दोनों विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री नीतीश की महत्वाकांक्षी नल जल योजना पर संकट, एजेंसियां राशि लेकर फरार। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार ने भागलपुर में नल जल योजना को 15 जून तक पूरा कराने को कहा है, लेकिन 2 दर्जन से अधिक पंचायतों में एजेंसियां करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई हैं। इसमें अधिकारियों की मिलीभगत की बात भी आ रही है। अब जिला प्रशासन ने संबंधित बीडीओ को एजेंसी से 10 जून तक काम कराने का टास्क सौंपा है। पूरा नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में 3120 वार्डों में नल जल का काम होना है। इसमें 1336 वार्डों में पंचायत स्तर से और 1784 वार्डों में PHED के माध्यम से होना है। पंचायतों को राशि देने के बावजूद 4 साल में कार्य पूरा नहीं हुआ है। अब भी 500 से अधिक वार्डों में काम होना है। नल जल और गली नाली योजना की धीमी गति के चलते डीएम को तत्कालीन जिला पंचायत राज पदाधिकारी राजेश कुमार को विरमित करना पड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल बोले, लॉकडाउन फेल, राज्यों को उनके हाल पर छोड़ रहा केंद्र। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट पर राहुल गांधी का वार। राजीव बजाज से बातचीत में लॉकडाउन को बताया फेल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कोरोना वायरस संकट के बीच उद्योगपति राजीव बजाज से कई मसलों पर बात की। लॉकडाउन होने के कारण देश में रोजगार का संकट पैदा हुआ है। इस मसले पर दोनों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर लॉकडाउन को फेल करार दिया और कहा कि जब तक ऊपर से नीचे ऑर्डर होते रहेंगे तब तक स्थिति मुश्किल की बनी रहेगी। राजीव बजाज के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि जब कोरोना संकट आया तो हमने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक गंभीर चर्चा की थी। राहुल बोले कि हमारी चर्चा ये हुई थी कि राज्यों को ताकत देनी चाहिए और केंद्र सरकार को पूरा समर्थन देना चाहिए। केंद्र को रेल फ्लाइट पर काम करना चाहिए था, लेकिन सीएम और डीएम को जमीन पर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर दोहराया कि मेरे हिसाब से लॉकडाउन फेल है और अब केस बढ़ रहे हैं। अब केंद्र सरकार पीछे हट रही है और कह रही है राज्य संभाल ले। भारत ने 2 महीने का पॉज बटन दबाया और अब वो कदम उठा रहा है जो पहले दिन लेना था।
राहुल से बोले राजीव बजाज। लॉकडाउन से चौपट हुई इकोनॉमी, सच बोलने से डरते हैं लोग। प्रवासी मजदूरों के मसले पर राहुल गांधी बोले कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार लोगों के हाथ में पैसा क्यों नहीं दे रही है। राजनीति को भूलिए, लेकिन इस वक्त लोगों को पैसा देने की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लॉकडाउन के बीच उनकी कई बार सरकार में काम करने वाले लोगों से हुई है। राहुल बोले कि सरकार के व्यक्ति ने मुझसे कहा कि इस वक्त चीन के मुकाबले भारत के सामने काफी मौका है। अगर हम मजदूरों को पैसा देंगे तो बिगड़ जाएंगे और काम पर नहीं आएंगे। हम बाद में इन्हें पैसा दे सकते हैं। इस तरह की बात मुझे कही गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका बोली योगी सरकार की लापरवाही से युवाओं के सपनों पर लगा ग्रहण। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी के युवाओं के सपने पर ग्रहण लग गया है। राज्य सरकार की अव्यवस्थाओं के चलते तमाम भर्तियां कोर्ट में अटकी हैं। प्रियंका ने कहा कि पेपर लीक, कट ऑफ विवाद, फर्जी मूल्यांकन और गलत उत्तर कुंजी जैसी खामियों के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लटका हुआ है। सरकार की लापरवाही की सबसे ज्यादा मार युवाओं पर पड़ रही है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतिम रोक लगा दी। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों को घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके जारी किया। इससे पहले हाई कोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्ति 1 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिरासत में लिए गए जेएनयू-डीयू के छात्र, सीएए का विरोध करने का आरोप। जी हां दोस्तों, जेएनयू के 7 और डीयू के 5 छात्र हुए डिटेन। वसंत कुंज और मॉरिस नगर पुलिस थाने में रखा कोरोना संकट के बीच दिल्ली पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले कुछ छात्रों को डिटेन किया है। इन छात्रों को दिल्ली के वसंत कुंज और मॉरिस नगर पुलिस थाने में हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए इन छात्रों में कुछ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। सूत्रों के मुताबिक जेएनयू के 7 जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 छात्रों को हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। असल में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में इस साल फरवरी के महीने में हिंसा भड़क उठी थी। दिल्ली हिंसा मामले को लेकर अभी जांच जारी है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। बता दें कि इससे पहले पिंजरा तोड़ संगठन से जुड़ी 2 लड़कियां नताशा और देवांगना को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दरअसल जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर सीएए के खिलाफ महिलाओं की अचानक भीड़ जुट गई थी, जिसके बाद हिंसा हुई थी। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज है। वहीं दिल्ली हिंसा से इन दोनों लड़कियों के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ओडिशा में प्रदर्शन। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में पत्रकार, महिला और छात्र कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की। सीएए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ आज विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सब याद रखा जाएगा और स्क्रैप यूएपीए के नारे लगाए। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एनसीआर के लिए कॉमन पास बनाए तीनों राज्य। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के कारण दिल्ली एनसीआर की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है। एनसीआर के लोगों की समस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य इसके